तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। तो गाइस ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि दूसरी सीरीज आई विल बिकम द स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर कुछ कॉपीराइट इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे वो सीरीज को ड्रॉप करना पड़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली सीरीज भी पसंद आएगी। तो एपिसोड की शुरुआत में एक स्वर्ड मास्टर को दिखाते हैं जो कि एक माउंटेन पीक के ऊपर बैठा होता है। एक ऐसा स्वर्ड मास्टर जो कि अपनी स्वर्ड्समैनशिप की पीक पर पहुंच चुका है। तो वहां पर बैठे बैठे अपने मास्टर के आखिरी अल्फाज बताता है कि मेरे मास्टर ने मरने से पहले कहा था कि तुम्हें तलवारबाजी के पिनेकल पर पहुंचना होगा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तलवारबाजी के पिनेकल तक पहुंच चुका। मैं पिछले 100 साल से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज मैं यहाँ पर तलवारबाजी का राजा बन चुका हूँ। लेकिन इसी के साथ उसके मुंह से ब्लड निकलता है। तो वो कहता है कि चाहे मैं तलवारबाजी के पिनेकल पर क्यों ना पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैंने सारी जिंदगी सिर्फ प्रैक्टिस की, लेकिन मैं मौत से नहीं बच सकता। मौत आनी ही आनी है और यहाँ पर मौत मुझे आने वाली है। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया वो सारे का सारा बिल्कुल बेकार था। मैं सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता रहा, सिर्फ और सिर्फ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता रहा और आज मुझे यहाँ पर इस बात का पछतावा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ काश मुझे यहाँ पर एक दूसरी जिंदगी मिली होती जिसमें मैं यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइफ को जी पाता। और यहीं पर हमें इस सीरीज के हीरो जिसका नाम टैंग योन मियोंग होता है उसे दिखाते हैं कि ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है और उसके मुंह से ब्लड बह रहा होता है। तो वो लड़का कहता है काश मैं यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाता, यानी एक आम जिंदगी जी पाता। उसके सामने उसकी फैमिली का एक कजन होता है जो कि उसे पीट रहा होता है। तो वो उसे फिर से किक मारता है और उसे कहता है कमीने कहीं कि तुमने यहाँ पर क्या बकवास की, तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम्हें एक आम जिंदगी चाहिए, तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमारी जिंदगियां बर्बाद होगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किस माँ के बेटे हो? माँ की वजह से हमारा क्लैन जो है इतनी बुरी हालत में है, हमारी माँ की वजह से हमारा टैंक क्लैन की ये हालत हुई और ऊपर से तुम ये बकवास कर रहे हो कि तुम यहाँ पर एक आम जिंदगी जीना चाहते हो। और साथ ही वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। और यहीं पर हमारा यंग मास्टर टैंग योन मियोंग जो होता है हमें बताता है कि पहले यहाँ पर उनका टैंक क्लैन जो था वो किस तरह हुआ करता था। कुछ साल पहले तक उनका टैंक क्लैन जो था वो बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस हुआ करता था, लेकिन उसका क्लैन जो था वो इतनी बुरी तरह से फैलन कैसे हो गया, यानी कि उसके क्लैन में ये सब कुछ कैसे हुआ, क्लैन बर्बाद कैसे हो गया और इतना कमजोर कैसे हो गया। इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि म्यूरिम में एक नई पावर आई, एक नई पावर जिसको ऑर्डर ऑफ 9 सेक्टर्स कहा जाता था और उसमें एक बहुत ही पावरफुल बंदा था जिसको हीवंस ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहा जाता था और उसका नाम योन जोंग युग था। तो हीवनली ब्रिलियंस डीमन एक बहुत ही जालिम इंसान था। जब वो किसी के सामने कोई प्रपोजल रखता और सामने वाला बंदा उसको मना कर देता तो वो उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता। अगर उसे किसी फैमिली की कोई लड़की पसंद आ जाती और वो लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखता, लेकिन वो लड़की जो नहीं मानती, शादी का प्रस्ताव यही था कि 1 नाइट स्टैंड वाला, तो वो लड़की नहीं मानती तो उसकी पूरे के पूरे क्लैन को बर्बाद कर दिया जाता। और यहाँ पर यही चलता रहा। उसने बहुत सारे क्लैंस को इसी तरह उजाड़ दिया क्योंकि उसे हर जगह पर से कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाती थी। और उसके बाद टैंक क्लैन की बारी आई, उसे टैंक क्लैन में एक लड़की पसंद आ गई। तो टैंक फैमिली में उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी जिसका नाम पॉइजन फिनिक्स था, जिसे टैंक जीजे कहते हैं। टैंक जीजे जो है हमारे हीरो योन मियोंग की मदर भी है। अब उसे वो लड़की पसंद आ गई तो उसने यहाँ पर शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन जीजे को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इसी वजह से उसने यहाँ पर हमारी फैमिली टैंक फैमिली को टारगेट किया। उसने टैंक फैमिली में आकर उधम मचा दिया और यहाँ के लोगों ने उनसे फायर की। पॉइजन फिनिक्स खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, उसने उसके साथ फायर की और हमारी टैंक फैमिली ने एंड के ऊपर आकर ब्रिलियंस डीमन को हरा दिया। ब्रिलियंस डीमन की आर्मी को हराने के बाद टैंक फैमिली जो थी वो बहुत ही बुरी हालत में चली गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी टैंक फैमिली जो है वो डिक्लाइन में चली जाती रही और उसके बाद से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई क्योंकि उस फाइट में हमारी टैंक फैमिली ने अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को जोंक दिया था। उस ब्रिलियंस डीमन को हराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने ब्रिलियंस डीमन को हरा दिया था। इसके बाद मेरा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर यंग मास्टर टैंक को अभी भी मार पा रही होती है। तो वो लड़का उसे अभी पीट रहा था और उसे कहता है कि क्या अभी तक तुम हार नहीं मान रहे, लगता है कि तुम आज और ज्यादा मार खाने वाले हो। हमारा टैंक जो होता है उसका खड़ा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन इसी के साथ ही फिर से उसे पंच पड़ता है, सॉरी किक पड़ती है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे चाहे कितना ही घूर कर क्यों ना देख लो, लेकिन तुम मेरे कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर जाओ जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी माँ की गलती है, तुम्हारी माँ की गलती की सजा तुम्हें मिल रही है। और वो उसे पीटने के बाद वहां पर से चले जाते हैं, जबकि हमारा योन मियोंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है और कहता है कि ये मेरी डेली लाइफ है, मैं हर रोज अपने घर से निकलता हूँ किसी काम से, लेकिन ये मेरे कजिन जो है ये मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और इन सभी लोगों का ये करना गलत भी नहीं है क्योंकि मेरी माँ की वजह से, मेरी माँ ब्रिलियंस डीमन को पसंद आ गई थी जिसकी वजह से हमारी फैमिली डिक्लाइन में चली गई और ये सभी लोग मेरी माँ का गुस्सा मेरे ऊपर उतारते हैं। मेरी माँ भी हमेशा अपने घर में बंद रहती है क्योंकि जब वो घर से
बाहर निकलती है तो उसके बाद उसे भी लोग तंग करते हैं। तो हमारा श्योनम्योंग जब घर वापस आता है तो उसकी माँ देखने के बाद उसे कहती है तुम इतने लेट क्यों आए हो। फिर साथ ही वो हैरान होकर आगे बढ़ती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हुआ, चेहरे के ऊपर ये स्कार्फ क्यों है, लगता है कि तुम्हें किसी ने मारा है, बताओ मुझे तुम्हें किसने मारा है। तो वो हंसते हुए कहता है नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस आते हुए गिर गया था। और इसी के साथ ही उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो उसकी मॉम भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि लड़कों ने तुम्हें फिर से मारा है, बताओ किस लड़के ने तुम्हें मारा है, मैं जाकर उसे सबक सिखाऊंगी। तो वो कहता है नहीं नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आते हुए सीढ़ियों के ऊपर से नीचे गिर गया था, ये सारी चोटें वहीं से लगी हैं। तो उसकी मॉम उसे कहती है मुझे पता तो है तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी प्लीज अपने चेहरे का ध्यान रखा करो, तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है, इसके ऊपर कोई दाग न लग जाए। तो वो उसे कहता है कि ठीक है मॉम मैं आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। और उसे कहता है कि मॉम परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए ज्यादा परेशान ना हुआ करो। और साथ ही उसके हाथ को झड़कता है और अंदर की तरफ चला जाता है। मॉम उसे कहते हैं कि बेटा क्या तुमने खाना खा लिया, अच्छा ठीक है मेरे साथ आओ हम लोग बैठ कर खाना खाते हैं। तो वो कहता है नहीं मॉम मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं है, मुझे रेस्ट करनी है, तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो वो जाकर अपने बिस्तर के ऊपर जाकर लेट जाता है और साथ ही सोच रहा होता है मैं अपनी मॉम को ये बात तो नहीं कह सकता कि मॉम मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम उस लड़के यानी उस ब्रिलियंस डीमन को पसंद आ गई थी। मैं ना तो यहाँ पर अपनी माँ के साथ ये गिला कर सकता हूँ कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ना ही मैं अपने सेक्टर के लोगों के साथ ये बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे डैड ने भी जहाँ पर ये बात की थी उन्होंने अपनी माँ का सॉरी अपनी बीवी का साथ देने की कोशिश की और उसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें पॉइजन दे दिया और मेरे डैड को मार डाला। काश मेरे डैड यहाँ पर जिंदा होते तो हो सकता था मेरे हालात अलग होते, काश मैं यहाँ पर इस हालत में नहीं होता अगर मेरे डैड मेरे साथ होते, या फिर मेरी भी वही हालत होगी अगर मैं यहाँ पर अपनी मॉम का साथ देने के लिए उनके लिए आवाज बनूंगा। नेक्स्ट सीन में फिर से सुबह का दिखाया जाता है। सुबह होती है और हमारा टैंक श्योनम्योंग जो होता है बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद उसके कजन उसे फिर से पीटना शुरू कर देते हैं, वो उसे बुरी तरह से पीटते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम हमेशा यहाँ पर बाहर क्यों चले आते हो जबकि तुम्हें पता है कि बाहर आने के बाद तुम्हें मार पड़ेगी। वो उसे बाल से पकड़ता है और उसे कहता है कि अपना ड्रामा बंद करो, चलो जल्दी से अब यहाँ पर हमारे सामने भीख मांगना शुरू करो, क्योंकि अभी तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, आज हम लोग तुम्हें कल से भी ज्यादा बुरी तरह से पीटने वाले। और फिर साथ ही वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो वो उसे पंच मारता है तो हमारा टैंक ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और साथ ही साथ वो ये सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर और कितना ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे और कितना ज्यादा इसी तरह की जिंदगी को गुजारना पड़ेगा, मैं इस जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ। और इसी के साथ ही उन लड़कों को पीछे से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है जरा रुको। तो ये सभी लोग रुक जाते हैं और पीछे देखते हैं कौन है। उनके पीछे एक और लड़का आता है, ये भी टैंक फैमिली का एक डिसाइपल होता है। तो उसके हाथ में कुछ नीडल्स होती है। तो वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अब बस भी करो, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरी बारी है, मैं श्योनम्योंग के साथ कुछ और खेलना चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ पर क्या लेकर आया हूँ। तो टैंक मूनचन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि इस बार तुम यहाँ पर क्या लेकर आए हो, तुम हर बार यहाँ पर अपने नए खिलौने लेकर आते हो ताकि तुम इसे यहाँ पर इसके ऊपर ट्राई कर सको, इस बार श्योनम्योंग के लिए क्या लेकर आए हो। तो वो उसे कहता है कि इस बार मैं कुछ बहुत ही स्पेशल लेकर आया हूँ, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर यंग पैट्रियार्च की पोजीशन के लिए आने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए कुछ पॉइजनस नीडल्स बनाई है और मैं इन पॉइजनस नीडल को इसके ऊपर आजमा कर चेक करना चाहता हूँ क्या इनके अंदर जो पॉइजन है वो काम करता है या नहीं। तो इस लड़के का नाम टैंक जोंगरियोंग होता है। टैंक जोंगरियोंग अपनी एक नीडल को उठाता है और उसके ऊपर पॉइजन लगा होता है, जबकि दूसरा लड़का जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए हमारे म्योंगड्योंग के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है ताकि वो हिले नहीं। तो म्योंगड्योंग बेचारा जो होता है उसके वजन की वजह से ही वहां पर चीखे मारना शुरू कर देता है। तो वो लड़का उसे कहता है कि अब बस भी करो, नीडल के साथ कोई तुम यहाँ पर मरने वाले नहीं हो, और वैसे भी अगर नीडल गलत लगी तो फिर तुम्हारी कल्टीवेशन क्रिपल हो जाएगी, इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, मैंने तुम्हें इसीलिए तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ ताकि तुम्हें फिक्स कर सकूं। इसके साथ ही जोंगड्योंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जोंगम्योंग हिलना बिल्कुल भी मत, मैं यहाँ पर तुम्हें मारना नहीं चाहता, एक बार मैं यहाँ पर देख लूं कि ये पॉइजन काम करता है, इसी के साथ ही तुम्हें एंटीडोट दे दिया जाएगा, तुम्हें बस बर्दाश्त करना होगा, तुम्हारी बॉडी के ऊपर जैसे हमें इफेक्ट्स नजर आएंगे पॉइजन के तुम्हें एंटीडोट दे देंगे। इसके साथ ही वो आगे बढ़ता है, उसे कहता है क्या तुम्हें समझ आ रही है, तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है, क्योंकि मुझे अभी और बहुत सारी नीडल्स तुम्हारे पर ट्राई करनी है। और साथ ही वो अपनी नीडल को उसकी गर्दन के अंदर दंसा देता है। जब वो नीडल उसकी गर्दन के अंदर जाती है तो इसी के साथ ही पॉइजन उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, और साथ ही वो पॉइजन जो होता है वो टैंक के चेहरे के ऊपर भी दिखाई देता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी स्किन बर्न हो रही होती है, उसकी स्किन जल रही होती है। हमारा टैंक जोंगम्योंग वहां पर बेचारा बहुत ज्यादा बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और सामने उनकी तरफ भी देख रहा होता है कि उसके कजिन वहां पर हंस रहे होते हैं। तो वो कहते हैं देखो जरा इसके चेहरे के ऊपर रैशेस हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये पॉइजन काम करता है, ये पॉइजन तो वाकई में काम करता है। हमारा टैंक जोंगम्योंग कहता है कि मैं कितनी देर तक इस तरह इंड्योर करूंगा, मुझे और ज्यादा इंड्योर नहीं करना, मुझे यहाँ पर मरना है, मुझे मरना है। और वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर फिर चले जाते हैं। तो बारिश हो रही होती है और हमारा जोंगम्योंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। तो वो बेचारा बेहोश हालत में होता है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर अभी पॉइजन के इफेक्ट्स होते हैं। तो वो कहता
है कि मैं यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पहुंचना आसान हो जाएगा, मुझे रोजाना के इस दर्द को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। फिर साथ उसे अपनी मॉम का ख्याल आता है और कहता है नहीं, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो फिर मेरी मॉम का ख्याल कौन रखेगा, मेरी मॉम उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, मुझे अपनी मॉम के लिए स्ट्रांग बनना है। सारी की सारी मेरी गलती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर पैदा हुआ था और उसके बाद मैं स्ट्रांग भी नहीं बन पा रहा। अगर मैं स्ट्रांग होता तो मैं सभी के सामने खड़ा हो पाता, स्ट्रांग होता तो मैं सभी लोगों से पूछ पाता कि मेरी मॉम की क्या गलती थी। बस यहाँ पर अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे बस इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना है कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे और मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकूं। जैसे वो यहाँ पर ये चिल्लाकर कहता है, इसी के साथ ही उसके सामने वहां पर एनर्जी से बनी हुई एक तलवार शेप लेती है। वो तलवार उसके सामने ग्राउंड के अंदर आकर दंस जाती है। तो हमारा योंग उस तलवार की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या, ये तो एक तलवार है, लेकिन ये तलवार यहाँ पर कहां से आई होगी, क्या ये तलवार पहले से यहाँ पर थी, लेकिन मैंने इस तलवार को यहाँ पर पहले क्यों नहीं देखा। तो हमारा टैंग योंग कहता है कि लेकिन ये तलवार बिल्कुल भी अनजानी नहीं लगती, ऐसे लगता है जैसे मैं इस तलवार को पहले से जानता हूँ। और वो आगे बढ़ता जाकर उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है। जैसे वो तलवार को हाथ में पकड़ता है उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो कहता है कि ये क्या, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये तलवार मेरी है। इसी के साथ ही हमारे योंग के सामने उसकी पुरानी लाइफ जो होती है वो पूरी तरह से रिवाइव हो जाती है। उसकी पूरी लाइफ उसे दिखाई जाती है कैसे वो इस तलवार के साथ अपने आप को प्रैक्टिस करता रहा है। वही मार्शल आर्टिस्ट जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था वो हमारा योंग ही था, जो अपनी पिछली लाइफ में तलवारबाजी के पिनेकल तक पहुंच पाया था। और यहाँ पर वो सारी की सारी फॉर्म्स उसके जहन में आती हैं, सारी की सारी मेमोरीज उसे याद आती हैं। उसे पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में तक पहुंच चुका था, वो तलवारबाजी के पिनेकल तक पहुंच चुका था, यानी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि वो बहुत ज्यादा अकेला हो चुका है और उसे यहाँ पर नॉर्मल जिंदगी चाहिए। तो एक नॉर्मल जिंदगी अचीव करने के लिए उसे एक दूसरी जिंदगी की जरूरत थी, जो जिंदगी वो इस जिंदगी में जी सकता है। तो योंग कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में जब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था उस वक्त मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पछतावा था, और वो पछतावा ये था, काश मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजार पाता, काश मैं जहां पर मुझे एक और जिंदगी मिलती और उस जिंदगी में मैं अपने आप को नॉर्मल जिंदगी में अपने आप को ढाल पाता और जहां पर सिर्फ और सिर्फ तलवारबाजी के साथ ऑब्सेस नहीं रहता। इसी के साथ ही हमारा योंग और उसके साथ वो मास्टर दोनों एक हो जाते हैं। वो दोनों वहां पर एक ही तलवार के साथ खड़े होते हैं। हमारा योंग भी कहता है कि मुझे एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है। अपनी तलवार को उठाने के बाद टैंग योंग कहता है कि मुझे याद है कि अपनी पिछली लाइफ में एक बहुत ही महान स्वर्ड्स मास्टर था और इस लाइफ में मुझे लगता है कि मेरा वही सपना है जो पिछली लाइफ में अधूरा रह गया था। तो मुझे अपने उस सपने को दोबारा से पूरा करना होगा और मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। मैं इस लाइफ में पावर तो हासिल करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक सुकून भरी एक ऑर्डिनरी जिंदगी भी जरूर गुजारूंगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।